अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन इत्तेहाद बना रही है और हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने पर यह कहती है कि तमाम तर इशारे बेहतर हो गए हैं, बहुत मज़बूत तरक्की की तरफ पाकिस्तान गामज़न है, माश की डायरेक्शन जो है वो भी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रही है। और आपने ये देखा ही होगा कि गुज़िश्ता रोज़ डीजी खान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यहाँ तक कहना था कि तरक्की के इस सफ़र में भारत को बहुत पीछे छोड़ देंगे और अगर वो ऐसा ना कर सके तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सो फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद जो बनाने को है, जिसमें तहरीक इंसाफ पेश और उसके बाद उसने दीगर ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया है और वो ये चाहती है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाया जाए जो कि हुकूमत मुखालिफ हो। तो फिर ये कैसे कामयाब होगा जब तमाम तर इशारे भी मजबूत हैं और हमारा जो मेन चैलेंज है पाकिस्तान का इकोनॉमी, जब उससे निमटने में एक तरह से मौजूदा हुकूमत ये दावा करती है कि वो बेहतर परफॉर्म भी कर रही है और उसे जिसे कहते हैं सक्सेस भी हासिल हो रही है। इसी पर बात करते हैं। इन फोकस है सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पार्टी के, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिफ्ता साहब, न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कह रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ी उनका ये कहना था कि पॉलिसी रेट भी कम हो गया है, स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, करेंसी में इस्तेहकाम भी आ गया है, टैक्स के निज़ाम में बड़ी बेहतरी आ गई है, कलेक्शन में भी बेहतरी आ गई है। तो ये तमाम तर इशारे या तमाम तर बातें जब इतनी मस्बत हैं तो आप कैसे समझते हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ये कह रही है कि मुल्क जो है वो तबाहाल है, ये निज़ाम आगे नहीं चल सकता? क्या ज़रूरत है जब सब कुछ बेहतर है? तो शुक्रिया नादिया। देखें, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो ये कि ये हुकूमत के पास कोई सियासी लेजिटिमेसी नहीं है। ये हुकूमत एक मुतनाज़ा या चोरी शुदा इलेक्शन से जीत कर हुकूमत में आई है, तो इनके पास कोई ना आईनी हक है ना कोई मॉरल ग्राउंड है कि जिसकी वजह से ये हुकूमत कर सकेंगे। ये तो पहली बात है जिसकी वजह से सियासी बहरान है। अब हम बात कर रहे हैं माशी अशारियों पे। तो पिछले साल के शुरू में 9 करोड़ पाकिस्तानी, मेरे और आपके भाई और बहन, खते गुर्बत के नीचे थे। इस साल जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बड़ा माशी तरक्की का साल है, इस पे 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे चले गए, यानी कि 1.5 करोड़ लोग और खते गुर्बत के नीचे चले गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये दीगर जो है वो मोअज़्ज़िज़ इदारे कह रहे हैं। आपकी 3 साल से एवरेज इनकम जो है, जो औसत जो आमदन है पाकिस्तानी की, वो कम हो रही है। लिहाजा चीज़ें पाकिस्तानियों की दस्तरस से चीज़ें खरीदना मुश्किल हो रही हैं, वो हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है क्योंकि हमारी एवरेज इनकम कम हो रही है। तनख्वाहदार तबके की मजीद एवरेज कम हो रही है। उसके बाद जब ये कहते हैं कि टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई, तो मुझे तो नहीं पता कौन सी बेहतरी है। आपने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर 40% तक टैक्स बढ़ा दिया और उनसे पता नहीं कितने अरब रुपए आपने टैक्स वसूल कर लिया। तो बिल्कुल आपको टैक्स ज़्यादा मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो है वो जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जिनकी हजारों एकड़ की ज़राई अराज़ी होती है, उन पर टैक्स लगाने पर नाकाम रहे। आपने वादा किया था लेकिन नहीं पूरा कर सके। आप दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाने से नाकाम रहे और जो एक हुकूमत की कोशिश रही है कि हम टैक्स नेट को वाइड करें, उस पर आप यकसर नाकाम रहे। उसके बाद आप बिजली उसमें बिजली जो है आप दुनिया में महंगी तरीन बेच रहे हैं, गैस महंगी तरीन बेच रहे हैं, टैक्स रेट्स महंगे तरीन है। इसीलिए ना कोई बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ना कोई लोकल सरमायाकारी आ रही है और इसीलिए आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि रीढ़ की हड्डी होता है मईशत का, वो इस साल फिर मनफी हो गया। तो ये सारे इशारे जो ये दावा करते रहते हैं और इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप इस निज़ाम को, इस सिस्टम को चलाने वालों को बेहतर तौर पर समझते हैं कि कहाँ कहाँ मसाइल होते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब औरंगजेब साहब ने ये मनसब संभाला था, आपने कहा था ही कैन डू इट प्रोवाइडेड ही इज अलाउड टू डू इट। ये आपके अल्फाज थे। अब आते हैं जो रेजिडेंट चीफ हैं IMF के, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का जो बोझ है उसकी मेन वजह यह है कि जो टैक्स कलेक्शन की सलाहियत है उसमें कमी है। अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी सेनेटर साहब हमारे साथ थे और हुकूमत के जितने ओहदेदार हैं बिलशमूल प्राइम मिनिस्टर, वो ये कहते हैं हमने FBR की डिजिटाइजेशन कर दी है, इसीलिए टैक्स कलेक्शन बेहतरीन हो गया है। महज डिजिटाइजेशन से मिफ्ता साहब कोई चीज़ बेहतर हो सकती है? ना हो सकती है, ना हुई है बेहतर। देखें, जो गुजारिश है कि जो मैं औरंगजेब साहब के साथ बारे में कहा था, मैं अब भी ये कहता हूँ कि
वो समझदार आदमी हैं, अगर उनको आप इजाज़त दें। लेकिन आप देखती हैं कि उनके बयानात भी अक्सर मुख्तलिफ होते हैं वज़ीर आज़म के बयानात से, और उनको वो काम नहीं करने दिया। कुछ चीज़ें जैसे कि निचकारी वगैरह तो उनके हाथ से लेके डॉक्टर साहब को बिठा दिया है, तो निचकारी भी नहीं हुई। और मैं ये भी पूछता हूँ कि इस हुकूमत ने अब तक क्या रिफॉर्म किया है। जहाँ तक IMF के जो रेजिडेंट साहब जो रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि टैक्स की निज़ाम सही नहीं है, मैं उससे एग्री करता हूँ, और टैक्स का निज़ाम नाकाफी भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर टैक्स आपको नहीं मिल रहा और आप NFC अवार्ड भी नहीं कर पा रहे रिफॉर्म, तो कोई खुदा न खास्ता मना नहीं किया गया कि आप अखराजात कम ना करने। लेकिन इस हुकूमत ने अपने अखराजात PHDP के 65% से बढ़ा दिए, करंट जारी अखराजात 22% से बढ़ा दिए। तो एक तरफ आप अखराजात पे अखराजात करे जा रहे हैं, कहीं 1000-1500 गाड़ियाँ खरीद ली FBR ने, कहीं 150 डाले खरीद लिए सिंध हुकूमत ने, कोई 100 डाले खरीद लिए पंजाब हुकूमत ने, वो एयर एम्बुलेंस और शो ट्रेनें बना रहे हैं। मतलब अजीब अजीब चीज़ों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, शो की चीज़ों पे। रियल जो रिफॉर्म है कि पुलिस का रिफॉर्म करें, वो नहीं कर रहे। तालीम के अंदर आज भी आपके मुल्क में 2,60 लाख या 65 लाख बच्चा स्कूल के बाहर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पॉपुलेशन है। तो जो काम करने के हैं वो तो नहीं कर रहे। लेकिन बस ये मतलब ये कि वो ग्रीन पट्टी बना दी जो एक बारिश में धुल गई, ये फॉर्म 47 की तरह था कि एक ही बारिश में सारा ही उड़ गया इनका काम। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत हो या बिलउमूम फेडरल हुकूमत हो, ये ऑप्टिक्स पे ज्यादा काम कर रही है, फीते काटना, प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स करना। लेकिन जिस रिफॉर्म एजेंडा जिसका जिक्र करते थे शहबाज शरीफ साहब, और कहते थे कि जब आपको याद होगा PDM की हुकूमत थी, उस वक्त से वो कह रहे थे कि मैं बड़ा डरता हूं कि अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया या वो रिफॉर्म्स ना ला सके। इसका मतलब किसी भी हुकूमत के लिए जो पहला साल होता है उसमें ये सब कुछ किया जा सकता था, यानी सख्त स्टेप्स लिए जा सकते थे इफ वी रियली वांटेड टू गेट रिड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ IMF प्रोग्राम्स, और एटलीस्ट गेट इनटू द डायरेक्शन जिसमें अब राइट साइजिंग का जिक्र हो रहा है कि 30 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी, टैक्स को वसी कर दिया जाएगा। एक मरतबा फिर से PIA की प्राइवेटाइजेशन का भी जिक्र शुरू हो गया है कि वो भी जरूर की जाएगी। सो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने वो सॉलिड या इमीडिएट स्टेप्स जो लेने थे वो नहीं लिए हैं। एक भी स्टेप नहीं लिया, और हर चीज जो करनी है, जो करने की है, वो कहते हैं करेंगे कि हम अब अगले साल करेंगे या इस साल करेंगे या उस साल करेंगे। लेकिन अखराजात इसी साल बढ़ा लिए, PHDP इसी साल बढ़ा लिए, 700 अरब रुपए MNAs और MPH को दे दिया आपने कि जाके अपने प्रोजेक्ट्स लगाओ, उसमें से कमीशन खाओ, वो इसी साल कर दिया। लेकिन टैक्स जो है वो कहते हैं आइंदा का सालों में कम करेंगे। तो मतलब ये बातें करने वाली होती हैं। सच्ची बात यह है कि इस हुकूमत ने सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के और कुछ नहीं किया है। इसीलिए इन्होंने 26वीं तरमीम कर ली रात के अंधेरे में, इसीलिए इन्होंने टीका लॉस पास कर लिए। लेकिन जो काम करने वाले हैं, NFC अवार्ड का कमीशन नहीं बना सके, ये कोई ज़राअत के टैक्स के बारे में बात नहीं कर सके। प्राइवेटाइजेशन PIA की फेल हो गई कम्प्लीटली, जबकि ये जानबूझ के फेल करवाई है। और आज तक 1 साल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली की थी, उसके अंदर कोई प्राइवेटाइजेशन में कारामद काम नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम नौकरियां कम करेंगे हुकूमत की, वो कम नहीं की। इन्होंने कहा हम कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे, सूबों को दे देंगे, वो नहीं किया। इन्होंने कहा था कुछ अखराजात कम करेंगे। मुझे तो एक रिफॉर्म, ईमानदारी की बात है कि एक रिफॉर्म नजर नहीं आता जो इस हुकूमत ने किया हो। इस हुकूमत की तमाम तर कोशिशें, तमाम तर काविशें, तमाम तर जो इनकी एनर्जीज हैं, वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रखी हुई हैं और बस इमरान खान को पॉपुलैरिटी कम करने के लिए रखी। तो मिफ्ता साहब, इफ दिस इज एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी कि आप कहते हैं एक भी रिफॉर्म नहीं किया और अपनी हुकूमत बचाने में ये सिर्फ लगे हुए हैं और अखराजात भी बढ़ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ 5 years फिर आप माशी तौर पर पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं एट द एंड ऑफ 5 years शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देख रहा हूँ। लेकिन और वो इसमें कोई शहबाज शरीफ साहब का दोष नहीं है, खाली ये कि वो तो जीते हुए नहीं थे इलेक्शन, अपनी सीट तक नहीं जीते थे। और दोयम ये कि आज तक किसी वज़ीर आज़म ने जो कि इलेक्ट होके आए थे, उन्होंने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये अनइलेक्टेड आदमी कहाँ से 5 साल पूरे करेंगे? तो एक तो मैं ये देख नहीं रहा हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। ये चेहरे बदलने से हमने देख लिया, इमरान खान साहब आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा। 11 साल से उनकी हुकूमत KP में है, कोई तरक्की वहां पे नहीं हुई। मुस्लिम लीग की 13 साल से पंजाब में हुकूमत है, आज भी पंजाब पुलिस को देख लें, अल्लाह ही माफ करे। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 16 साल से, कुछ ना ही कहें तो इसके बारे में अच्छी बात है कि जो इन्होंने करा है।
तो बेसिकली चक्कर ये कि ये जो आप चेहरे बदलते हैं, 2 खानदानों की इजारादारियां हैं, वहां पे एक जोड़ा चला रहा है पूरे अपने सिस्टम को, लेकिन तो मसला ये है कि पाकिस्तान गलत रास्ते पे चला गया। यहाँ पे एक अशराफिया का कंट्रोल है, बिजनेसेस के अंदर मतलब प्रॉपर्टीज और स्पेकुलेशन से पैसे कमाते हैं लोग, इनोवेशन से पैसे नहीं कमाते। आप बच्चों को तालीम नहीं देते तो तालीमी याफ्ता लोग ऊपर नहीं आते, गरीब लोगों को आपने गरीब रखा हुआ है। जब तक कि आप गरीब तरीन पाकिस्तानियों को, जिनको आपने अछूत बना के रखा हुआ है, मासी के बच्चे हैं, नौकर के बच्चे हैं, फकीरों के बच्चे हैं, उनके पैर में जूतियां नहीं हो, उनके कपड़े फटे हुए हों, आपको कोई हिस्स नहीं आती है, बेहिस हो चुकी है। मैं नासल कहूं, जब तक हम उनको ऊपर नहीं लेकर आएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये चीजें तो दुरुस्त करने की जरूरत है, बट कौन करेगा ये बड़ा मसला है। इसलिए उनके हर इलेक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत करती है वो तो खुश होती है, कहती है हम सब ठीक कर देंगे जी। अदर साइड यानी ऑपोजिशन होती है, वो कहती है इनको ज़बरदस्ती मैनेज किया गया है। कमिंग टू द अलायंस नाउ, ये अगर अलायंस बन जाती है जिसमें जाहिर है कि वो तमाम ऑपोजिशन की जमातें जो शायद पहले एक दूसरे के साथ नहीं भी होना चाहती होंगी, जैसे PTI है, JUI है, और उसके बाद आप लोग क्योंकि अभी पार्लियामान का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं। डू यू रियली थिंक ये तमाम तर ऑपोजिशन इस हुकूमत को डिसलॉन्च करने में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, या एटलीस्ट उनको डायरेक्शन देने में किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जो अभी तक बात हुई है, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ पार्टी है, JUI मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर एक हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी आपस में बहुत इख्तलाफ आते हैं, उनकी सियासत भी मुख्तलिफ है। हमारी तो सोच भी मुख्तलिफ है इनसे, और हमारी सियासत का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है। अचकज़ई साहब की अपनी सोच है, जमात इस्लामी की अपनी सोच है, दीगर पार्टियों की अपनी सोच है। तो ये कहना कि अपोजिशन का अलायंस बन जा रहा है या बन जाएगा, ये अभी मेरे ख्याल से ये बात मुनासिब नहीं है अभी करना। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। जो हुई है अभी तक बात, जो 4 महफिलों में जो बातें हुई हैं, उसके नतीजे में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में बुध और जुमेरात को, जो शाहिद अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब होस्ट कर रहे हैं। राइट। और वो भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसमें PTI और महमूद खान साहब की पार्टी शामिल है, वो होस्ट नहीं कर रही। महमूद खान साहब और शाहिद साहब अपना होस्ट कर रहे हैं। और वो जो मीटिंग है, वो सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे है। हमारा एजेंडा इस वक्त हुकूमत को हटाना या हुकूमत को गिराना नहीं है। हमारा एजेंडा, जो कम से कम अवाम पाकिस्तान के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा एजेंडा जो है वो आइन की बालादस्ती है। हमारा एजेंडा जो है वो कानून की हुक्मरानी है। ये कौन हुकूमत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, दैट इज नॉट रियली दैट जर्मेन। अगर आप आइन की बात करते हैं, अगर आप कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और ये चीजें हो जाती हैं, तो हुकूमत किसकी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बात आपने दुरुस्त की, लेकिन इसके लिए तमाम तरह से ऑपोजिशन को नहीं, सारी सियासी जमातों को होना होगा, एवरीबॉडी। क्योंकि ये जो हम जो मीटिंग कर रहे हैं, इसमें पहले दिन इंटेलेक्चुअल्स, पहले दिन वकला हजरात और खवातीन, और पहले दिन हम जर्नलिस्ट को बुला रहे हैं, उनसे बात सुन रहे हैं। दूसरे दिन सियासी लीडरान अपनी बात करेंगे, और फिर उसके बाद कोई रेजोल्यूशन होगा। लेकिन लाइक आई सेड, दिस इज नॉट अबाउट रिमूवल ऑफ दिस गवर्नमेंट, दिस इज अबाउट द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। कि भाई पहले कानून का हुक्मरानी अगर मुल्क में नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कानून की हुक्मरानी करे, वहां से फिर हर चीज फॉलो करती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मिफ्ता साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। आखिर में मैं 2-3 चीजें आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इब्तिदा में इसका जिक्र भी किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, जबकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के वफूद भी जाते हैं, आर्मी चीफ भी कई बार साथ भी होते हैं, वो SIFC भी बनी। आप किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं? इज़ इट कि आप जैसे हुकूमत पर कहते हैं या अपोजिशन कहती है कि इनकी लेजिटिमेसी नहीं, या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स नहीं आना चाहते? फॉरेन इन्वेस्टर ये नहीं सोचता। इन्वेस्टर को लग रहा है कि यार बिजली पाकिस्तान में सबसे महंगी है, गैस पाकिस्तान में सबसे महंगी है, टैक्स रेट्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, लैंड पाकिस्तान में इतनी महंगी है, ब्यूरोक्रेसी इतनी तंग करती है, तो पाकिस्तान में हम पैसे ही नहीं कमा सकेंगे। जब पाकिस्तान में पैसे ही नहीं कमा सकेंगे तो फायदा क्या होगा इन्वेस्टमेंट करने का? तो देखिए, जब वियतनाम के अंदर सैमसंग ने इन्वेस्टमेंट किया और पिछले साल $68 बिलियन के सिर्फ फोन वहां से एक्सपोर्ट किए, तो वियतनाम का आर्मी चीफ या वियतनाम का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था बार बार कोरिया और जाके सैमसंग को समझाया था। उन्होंने अपने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जिन हालात की बिना पर वो इन्वेस्टमेंट करने पे उनको फायदा नजर आ रहा था।
हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम दुनिया से वफूद तो भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत शौक है हर जगह जाने का, और वो जाएं, कोई बात नहीं, जहाजबाज में बैठ के घूमते रहें, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने यहाँ पे वो कंडीशंस की है? क्या आपने बिजली सस्ती करने पे कोई काम किया है? आप हर महीने 15 दिन में प्राइम मिनिस्टर का वो मैसेज आ जाता है, स्टेटमेंट आता है कि हम बिजली सस्ती करने वाले हैं। अभी फिर से दोबारा प्लान बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर से मतलब वो कब करेंगे भाई? कौन जीता है? कब होगा? तो क्या मतलब हम जब मर जाएंगे फिर होगी बिजली सस्ती? बिजली सस्ती करने की बात करते हैं, गैस सस्ती करने की बात करते हैं, गैस महंगी कर दी। मतलब जो हम अखराजात कम करेंगे, अखराजात बढ़ा दिए। तो वजीर आजम साहब ने डिलीवरी नहीं करी ना। जो वजीर आजम साहब कहते हैं कि मैं करूंगा वो तो नहीं करते। तो फिर जब आप डिलीवर नहीं करते तो दुनिया क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी? मुझे ये बताइए ना कि जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में, बड़े पैमाने की जो सनत होती है पाकिस्तान में, वो नीचे जा रही, राइट, तो फिर बाहर वाला क्यों आके इन्वेस्ट करेगा? जब वो मनफी में होगा तो जाहिर है, और फिर जाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है विद अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। बट मिफ्ता साहब, आई हैव बीन हियरिंग दिस फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ कि वी आर एन एनर्जी स्टार्व्ड नेशन, और हमारे यहाँ एनर्जी के बड़े मसाइल हैं। बिजली भी महंगी हो गई, गैस भी हो गई, बतदरीज होती जा रही है, इसका रिवर्सल तो नजर आता नहीं मुझे। व्हाट इज द सोल्यूशन? कैसे इसको सस्ता करेंगे? कैसे हम इस एनर्जी की क्राइसिस से बाहर निकलेंगे? देखिए, ये गलत बातें हैं कि जिसमें कहते हैं कि हुकूमत के वसाइल जो है वो तवानाई के वसाइल होते हैं कि ऑयल निकल आए, LNG निकल आए, कॉपर निकल आए, आयरन निकल आए, गोल्ड निकल आए। इससे कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ता। आज वेनेजुएला के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल है, लेकिन कोरिया के मुकाबले में कहीं पर भी वो नहीं है। आज नाइजीरिया में बहुत ज्यादा ऑयल है, बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, लेकिन जापान के मुकाबले में कोई चीज नहीं है। जो दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स होता है ना, सिंगल लार्जेस्ट रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। जिस मुल्क के अंदर आपके 78% बच्चे, यानी कि 10 में से 8 बच्चे 10 साल की उम्र में 2 जुमले नहीं पढ़ सकते हो ना, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितनी तकारीर प्राइम मिनिस्टर साहब से करा लें, तो मैं उनकी सिंसियरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप जितनी तकारीर जो है वो आप मतलब आइन के अंदर 26 में नहीं 260वीं तरमीम कर लें। आप पूरे पाकिस्तान का ट्विटर, फेसबुक सब बंद कर दें, हर आदमी को कहें सिर्फ मुस्बत बात करो। हर आदमी जो है वो मतलब हुकूमत की वो सेवा करना शुरू कर दे। आप मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि लोगों को तालीम नहीं दें। आप ये मिफ्ता इस्माइल का जो सोल्यूशन है, लोगों को बुरा लगता है कि इसमें तो 20 साल लगेंगे। भाई 20 साल लगेंगे, आज शुरू करोगे तो 5 साल बाद शुरू करोगे तो 25 साल लगेंगे, लेकिन ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप अपने बच्चों को तालीम दें और अपनी कौम को तालीमी याफ्ता बनाएं। ये आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। जो ये रिसोर्स कर लेंगे तो फिर एनर्जी भी आ जाएगी, कॉपर भी आ जाएगा, लिथियम भी आ जाएगा, हर चीज हो जाएगी। लेकिन जब काम ही करने नहीं आता, जब हुकूमत भी नहीं चलाने आती, जब प्राइवेट सेक्टर सही नहीं चलाने आता, जब आप हिंदुस्तान जो है जिसके पास वो तेल नहीं है जो सऊदी अरब के पास है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर लेता है 150-200 बिलियन डॉलर्स का IT का, सिर्फ दिमाग है ना। तो आपके बच्चे कमतर थोड़ी हैं, वही मतलब आपके बच्चे कोई डिफरेंट है। आप उन बच्चों को तालीम तो दें। बिल्कुल, तो बुनियाद जो है उसको, फाउंडेशन को सही करना होगा, फिर उसके बाद आप इमारत खड़ी करें तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर बीइंग विद अस। पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे पूछते हैं कि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर इमरान खान से मुतालिक भी गर्दिश कर रही हैं, ये क्या मामलात हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो आज भी कराची में मौजूद है। मुलाकातों का सिलसिला जारी। GDA को भी उन्होंने दावत दी है कि वो उनके अलायंस में हिस्सा लें, और इसी तरह से अयाज पलीजो साहब से भी मुलाकातें हैं और दीगर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे भी मुलाकातें की जा रही हैं। वो आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले महमूद खान अचकज़ई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो मामलात हैं तहरीक इंसाफ के, वो खुसूसन कह भी चुके हैं कि तहरीक भी चलाई जाएगी और इस पर भी काफ़ी बयान आए। ज़रा इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं अली मोहम्मद खान साहब, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अली मोहम्मद खान साहब, कल बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा कि तहरीक चलाएंगे और ईद के बाद चलाई जाएगी, और इसीलिए इसी जो आप लोग वसत देने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद को, इसीलिए मुलाकातें यहाँ पर भी चल रही हैं, और जाहिर है कि इस्लामाबाद में भी मुस्तकिल आप लोगों की दीगर जमातों के साथ रही हैं मुलाकातें। तो इस पर तो फैसल वाडा साहब ने बड़ा ऐसा ऐलान कर दिया, दावा भी कर दिया कि जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि वो हुकूमत के साथ ही हैं, और किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं चलाई जा सकती, ना ही कोई एहतजाज किया जा सकता है।
जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले वी प्रे फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान आज अपना मैच जो है वो जीते, बट एट द सेम टाइम दोज हु परफॉर्म बेटर ऑलमाइटी विल गिव देम द ऑनर। तो मेहनत शर्त है, बगैर मेहनत के इंसान को कुछ नहीं मिलता। देखिए, औला साहब की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो समझते हैं कि जिस तरह मुल्क चल रहा है ऐसा नहीं चलना चाहिए। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, एक लेजिटिमेट तरीके से वो आए। 77 ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, इतनी अब मेरे ख्याल में हमें मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि हम एक फैसला कर रहे हैं इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी से नहीं चलना, तो फिर शाम डेमोक्रेसी से ना चलाए, फिर लेट्स ब्रिंग समथिंग एल्स। इफ यू वांट एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम, इफ यू वांट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाटएवर, लेट्स हैव अ ग्रैंड डिबेट ऑन दैट। लेकिन अगर वो नहीं है और डेमोक्रेसी से चलाना है, तो फिर ये जिस तरह के अभी लोग बैठे हैं, हालांकि माजी में पीपल्स पार्टी, बेनजीर साहिबा शहीद हयात थी, ये वो स्कूल गोइंग किड्स, सब कुछ ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। या मियाँ साहब जब पहले वो जीते, ऐसा नहीं है कि मियाँ साहब खुदा न खास्ता हमेशा धांधली करके आए हैं, वो एक जमाने में जीते भी थे, लेकिन आज वही जमातें एक आर्टिफिशियल मैंडेट के साथ बैठी हैं, तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। बहुत से लोग इस मुल्क में, शायद आप भी ये समझती हों, बल्कि यकीनन समझती होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। यही हमारी सारी सही है, यही हमारी सारी कोशिश है। तो यही आपकी कोशिश है, आप कह रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस कोशिश में मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, क्योंकि सब तज्जिया भी कर रहे हैं कि वो किस रुख जाएंगे, उनकी शमूलियत यानी उनकी जमात की शमूलियत इस ग्रैंड ऑपोजिशन में कितनी अहमियत की हामिल है, आप समझते हैं? हम किसी एक जमात या एक शख्सियत की तरफ नहीं देख रहे। हम समझते हैं कि जो भी इस मुल्क में सियासत कर रहा है और वो समझता है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, उन सबको इसमें दावत है और सब उसमें जौक दर जौक आ रहे हैं। मौलाना साहब के साथ भी एंगेजमेंट है। हालांकि रजीम चेंज में वो हेड थे, उनके नीचे रजीम चेंज हुई और 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने वोट दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के पास होने में, चाहे जो भी उसकी वजह हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस हालत में अगर है और अदालतें इस तरह दगरगू हैं, तो उसमें 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने वार किया है पाकिस्तान की जुडिशरी पे। उसके बावजूद हमने मौलाना साहब को एंगेज किया है और हम मौलाना साहब की भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने राब्ताकारी को पॉजिटिव तरीके से लिया है। देखते हैं आगे वो क्या फैसले करते हैं। आई होप ही स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और लेकिन ये फाइनल है कि ईद के बाद जो है वो एक तहरीक चलाई जाएगी। देखिए, ऐसा मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसा हाइप बनाए जैसे कि ईद उल फितर के बाद अचानक ही सब कुछ टूट पड़ेगा और यलगार होगी। ऐसा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो ईद के बाद पेस पकड़ेगी और इसकी अल्टीमेट एम्स जो है वो तो आइन की बहाली है। देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक असली शेर को अडियाला के पिंजरे से बाहर नहीं लेके आया जाता, इमरान खान जो कौम का लीडर है, तब तक ये ऐसी मजाक है। ये कागजी नकली सर्कस के शेरों से मुल्क चलने वाला नहीं है। तो ये जो आपने कहा कि असली शेर को अडियाला से बाहर लाना होगा, उसके लिए तो बड़ी बातें आ रही हैं, बहुत कुछ करना होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो मसाइल हैं, जिसका कि आपने बरमला चीफ जस्टिस के रूबरू भी सारे मसाइल डिस्कस किए जब उन्होंने आप लोगों को दावत दी थी। ओपन लेटर्स भी आप लोग लिख चुके हैं आर्मी चीफ के लिए। इसके अलावा हुकूमत के साथ भी एक बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन तनकीद ये बनती है, जो हमने माजी में, क्योंकि आपने सतत पोस्ट 77 ईयर्स जो हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसमें किसी भी सियासी जमात के लीडर को फिर बड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और खामोशी भी इख्तियार करनी पड़ती है। आप लोगों की सियासत, अली मोहम्मद खान साहब, ये रही है कि जिनसे बात करनी है पहले आप उन लोगों को अटैक करते हैं और बड़ी बुरी तरह करते हैं, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया था नहीं, अब है, और उसके बाद फिर कहते हैं हमें आप ही से बात करनी है। आप नहीं समझते इस पूरी सियासत को भी आपको या तरीकाकार को भी तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, इतना तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि अयूबी दौर में भी हबीब जालिब को खामोश ना किया जा सका, और जियाउल हक साहब के 11 साल मार्शल लॉ में भी फराज साहब और बेशुमार रेवोल्यूशनरीज को आप पाबंदी सलासन तो कर सके,
लेकिन यू कुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम सेइंग व्हाट वाज राइट। तो जब उस दौर में नहीं कर सके, जब एक पीटीवी भी शायद शुरू में तो वो भी नहीं था, अब कैसे करेंगे? लेकिन अंदाजे बयां भी तो होता है ना अली मोहम्मद साहब, आपने देखा हुकूमत ने क्या कहा कि जब आर्मी चीफ यूके के दौरे पे गए तो बकायदा मुहिम चलाई गई आर्मी चीफ के खिलाफ। तो जिस तरह से चले, एहतजाज का हक है आप लोगों को, पाकिस्तानी मिशन के बाहर आप कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म का एहतजाज में जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो खुद तहरीक इंसाफ के लिए फिर एक तरह से मसला बनती है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब से मैंने खुद पर्सनली पूछा है, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पॉलिसी इस्लामाबाद से नहीं थी किसी को ये कहना कि आप वहां उस दिन एहतजाज करें, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो आजाद हैं अपनी राय के इजहार में। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया जो उनको एक आईनी हक है। जो गलत बात हुई उसको तो अगर सब ओन करेंगे, मैं तो कम से कम ओन नहीं करूंगा और न जमात ओन करती है। कोई गलत नारा, कोई गलत बात या इदारे के खिलाफ बात, नो। हमारा सिर्फ पॉलिसीज पे इख्तलाफ है। इदारा हमारा इदारा है, अगर फौज नहीं होगी तो मुल्क कैसे बचेगा? इदारा हमारा इदारा है। और इमरान खान साहब ने जब ये बात खत्म कर दी है once and for all for 250 million Pakistanis, it should be clear, जब इमरान खान ने कहा कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। अब बात, मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में रोल मिनिमाइज किया जाए, उनको अपने ट्रेडिशनल रोल पे वापस जाना होगा। और तो भी सोचना चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि इदारा एस्टैब्लिशमेंट है ये सियासत से दूर है, सियासत में अमल दखल नहीं रखता, तो आवाम इस आर्गुमेंट को क्यों बाय नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि कहीं कोई गैप है, उस गैप को आप खत्म करें और एतमाद को बहाल कीजिए। और ये एतमाद कैसे बहाल होगा? ये 250 मिलियन पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी ऐसा है कि जब वो बाहर निकल के एक नारा लगाएगा ये सारे फासले खत्म होंगे। उस आदमी का नाम इमरान खान है। और इसलिए 27 जुलाई को 2023 को, 27 था या 25 था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, जब मेरी पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे 7 गिरफ्तारियों के बाद जब मैं रिलीज हुआ, पहली बार जब मैं ट्रैक कर रहा था मीडिया से, मैं तो अक्सर जेल में बैठा सोचता था कि क्या मुझे मीडिया से बात करना भूल तो नहीं गई या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो पहली बात जो मैंने की, मुझे याद है, मैंने कहा था कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। तो मैं घर गया, इमरान खान साहब से मैंने कहा कि क्या मैं लाहौर जमान पार्क पहुंचूं? खान साहब ने कहा नहीं, अभी आप थोड़े दिन फैमिली को दें, फिर लेकिन उसके बाद फिर खान साहब गिरफ्तार हो गए। मैसेज क्या है? सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? इमरान खान की रिलीज से आएगा। क्यों कराएगा? जब वो ये हुक्म देंगे अपनी कौम को, उनको ये मैसेज देंगे कि द इमीडिएट फाइट इज ओवर, हमने इस मुल्क की लार्जर गुड में बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी है। और इसमें आखिरी नुकता देखें, इस बात को किसी ने नहीं पिक किया। मैं समझता हूं कि पिंडी को भी इसको पिक करना चाहिए और इस्लामाबाद को भी। वो क्या थी कि जब पहली बैठक हुई थी सॉरी 23 दिसंबर को जी, और उसके बाद जब मुज़ाकराती कमेटी हमारी जनाब इमरान खान साहब से मिली, खान साहब ने अंदर से वो मैसेज दिया जो कोई भी लीडर देता है, सियासतदान नहीं दे सकता वो मैसेज, एक लीडर देता है। और लीडर ने मैसेज क्या दिया कि आप बात जाके कह दें। और साहबजादा हामिद रजा साहब इस बात की गवाह हैं, उन्होंने खुद ये बात की थी, मीडिया में आपने कवर किया होगा कि इमरान खान कहते हैं कि मैं अपना जाती इंतकाम नहीं लूंगा जो मेरे से या मेरी फैमिली से जो ज्यादतियां हुई हैं, हाँ जिसने किसी और से की है वो अदालत में जवाब देगा। इसके बाद आपको आगे का रास्ता मिल नहीं गया, इस आगे के रास्ते पे चलें, क्योंकि ये जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उस रास्ते में सवाए बदनामी और रसवाई के कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये तो उमूमी मसाइल का आपने जिक्र किया जो विदिन तहरीक इंसाफ है, जिस पर बड़ी बातें की जा रही हैं। आप नहीं समझते कि ये अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा अब बढ़ते जा रहे हैं? मैंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज है, पता नहीं शायद आपको हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन मैंने यही बात की है, फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई पे रखें और असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन जो 26 नवंबर को लोग शहीद हुए हैं, और उसके साथ साथ मैंडेट की वापसी। पार्टी के अंदर खटपट चलती रहती है, माजी में भी थी, सही, खान साहब की असीरी से पहले भी थी, लेकिन उस वक्त की मेच्योरिटी उस लीडरशिप में थी कि वो अपना डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश नहीं करते थे। ये मौजूदा को भी सोचना चाहिए, जो मुल्क के अंदर है और जो मुल्क के बाहर है, उन सबको कहना चाहता हूं, आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लोग सिर्फ काजी नंबर 804 को बाहर दिखना चाहते हैं। आप अपनी खातिर जमा रखें, आप में लीडर कोई नहीं है, मेहरबानी फरमाएं, अगर अपने लीडर को निकाल नहीं सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो फॉर गॉड सेक
जबाबंदी जो है ना वो बेहतर है, वो अंग्रेजी वाला लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आखिर में अली मोहम्मद खान साहब के, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी जब मुलाकात हुई वफ्द की और तमाम तर मसाइल का जिक्र किया गया, आप समझते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कोई बेहतरी आएगी? क्योंकि उन्होंने भी हिदायत की ना, उन्होंने भी कहा कि PTI को सिस्टम से बाहर नहीं होना चाहिए और ना ही बॉयकॉट करना चाहिए। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने अच्छी बात की है, लेकिन उनको जहन में जरूर रखना चाहिए, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तानी, क्योंकि शायद बड़े अरसे बाद खैबर पख्तूनख्वा से कोई चीफ जस्टिस आए हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो इज्जत से जाएं, और वो तब होगा जब वो ऐसा किरदार अदा करेंगे कि सब ये कहें कि यार ठीक है यार, मेरे हक में फैसला नहीं किया लेकिन बंदा खड़ा है, इंसाफ पे खड़ा है। हम कोई फेवरेट नहीं चाहते, वी डोंट वांट फेवरेबल डिसीजंस, वी वांट जस्टिसेबल डिसीजंस, कि ऐसे डिसीजंस आप दें और इदारे को ऐसे चलाएं कि आपका दुश्मन भी माने। हालांकि उनका तो खैर अल्लाह ना करे कोई दुश्मन हो, मैं अमूमी बात कर रहा हूं। आप ऐसा रवैया इख्तियार करें कि आपका दुश्मन भी माने कि यार ठीक है, बंदा हमारे खिलाफ है या काम हमारे खिलाफ हुआ है, वो इंसाफ पे है। अगर ऐसा होगा तो ये मुल्क, आप यकीन कीजिए, ये वो मुल्क बनेगा जिसकी पेशन गोई बहुत बड़ी हजरत ने की थी। कभी मौका मिलेगा मैं बताऊंगा कि फैसलाबाद के सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते थे। ये वही सोच है जो इकबाली सोच है, जो मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था। काश आज हम जाग जाएं, हम किन चक्रों में पड़े, एक दूसरे को जंदानों में डाल रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जतियां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दुनिया कहां पहुंच गई है? 5000 अरब का मेरे ख्याल में डॉलर का जो है उसका हिंदुस्तान का आपका वो है GDP की तरफ जा रहा है। हम किधर जा रहे हैं? हमारा दुश्मन मुल्क है, शरक दबाए बैठा है, लेकिन हम किधर हैं, वो किधर हैं? हाँ, तो इसके नारों से तो नहीं मुल्क आगे जाता ना। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत सबको ही थोड़ा पीछे हटना होगा और फिर यस आई एग्री, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक टू मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो जो स्टोरी है मुस्तफ़ा आमिर की, उसमें जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है और सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे हैं, इस दायरे को बढ़ाकर पुलिस क्या कुछ हासिल करना चाहती है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से जो मजीद पेशरफ्त हुई है और जो मजीद इंकशाफात हुए हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे सहाफ़ी और हमारे रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस केस को शुरू से कवर कर रहे हैं। बिलाल, बताइएगा, DNA की मैचिंग हुई और कल रात तक खबर यही थी कि जो लाश निकाली गई, जो कब्र कुशाई हुई, उसके बाद DNA के सैंपल्स लिए गए, वो DNA मैच कर गया है। जी बिल्कुल, DNA के सैंपल्स लिए गए थे और कब्र कुशाई भी की गई थी, जिसके बाद एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि DNA रिपोर्ट मैच की जा चुकी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया की जानिब से कब्र कुशाई के हवाले से जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, उसकी सरबराही की गई थी और वहां पर 11 सैंपल्स लिए गए थे। सैंपल्स को लैब भेजा गया था। लैब में ये तमाम तर जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल करने के बाद अब जो रिपोर्ट है वो ये सामने आ चुकी है और ये बताया जा रहा है कि DNA रिपोर्ट मैच की जा चुकी है। और पहले ये शक व शुबात भी सामने आ रहे थे कि जो गाड़ी से लाश मिली है वो मुस्तफ़ा आमिर की है या नहीं, तो इस हवाले से भी जो है तहकीकात का अमल जारी था। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि जो डिग्गी से मिलने वाली लाश है वो मुस्तफ़ा आमिर की है और उसके अलावा जो मुल्जिम अरगमान है उसकी जानिब से भी उस मकाम की निशानदेही की जा चुकी है जहां पर उसने गाड़ी ले जाकर जलाई थी। उसके साथ शराज मुल्जिम भी मौजूद था और तमाम तर जो केस की जो कार्रवाई थी वो तकरीबन अब मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। पहले इब्तदाई तौर पर जब तफ्तीश सामने आई थी तो उसमें कहा जा रहा था कि मुल्जिम की जानिब से एतराफ नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब मुल्जिम की जानिब से एतराफ भी कर लिया गया और उसके अलावा मुल्जिम की जानिब से निशानदेही भी की गई है कि जहां पर उसने हब के इलाके में गाड़ी चलाई थी उस मकाम का पुलिस की जानिब से दौरा भी किया गया। ABCC इस तमाम तर केस पर तफ्तीश कर रही है। ABCC की जानिब से यही कहा गया है कि तहकीकात की जा रही है और मुल्जिम से तफ्तीश भी की गई है, जबकि पुलिस अच्छा, तो बिलाल, अब जो ये तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया गया और बताया गया कि साहिर नामी लड़के को भी हिरासत में लिया गया और उसने भी कबूला है कि वो मंशियात सप्लाई करता था, ये क्या मामलात हैं और क्या पुलिस अब इस रैकेट की तरफ बढ़ रही है कि कौन कहां से मंशियात लेता है और कहां कहां फरोख्त करता है? जी बिल्कुल, देखिए DIG CIA मुकद्दस सदर की जानिब से इस केस पर तफ्तीश
वाज़ेह तौर पर की जा रही है। और DIG CIA की जानिब से एक जानिब जो अरमगान है वो ABCC की तहवील में है और वहां पर उसे तफ्तीश का अमल जारी है। दूसरी जानिब इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एक है जो कि CIA के अंडर ही आता है, उसको तफ्तीश दी गई है कि जो पोश इलाके हैं वहां पर ड्रग्स का एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। कराची के पोश इलाकों में बड़े गैंग्स मौजूद है जिसकी निशानदेही भी हुई है और उस निशानदेही के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज से मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। छापों के दौरान एक मुल्जिम जिसकी शनाख्त साहिर हसन के नाम से हुई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उसके कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात तो भी बरामद हुई और पुलिस की जानिब से आज उसको कोर्ट में भी पेश किया गया है। जबकि सबसे हैरानगी की बात यह है कि मुल्जिम से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आए जिसमें मुल्जिम की जानिब से ये बताया गया है कि एक कुरियर कंपनी है जो कि पाकिस्तान में काम करती है 2 और वो कुरियर कंपनी के जरिए मंशियात उनके घर तक पहुंच सकती है आसानी से और कोई रुकावट नहीं होती। जबकि इसका 2 कुरियर कंपनी ऐसी यहाँ पे पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि काम कर रही हैं जिनके जरिए बड़े आराम से घर पर मनशियात जो है वो डिलीवर कर दी जाती है। जी बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये बैरून मुल्क से आती है मनशियात और वहां से पाकिस्तान में आने के बाद कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, किसी भी एरिया में मनशियात आपके घर तक पहुंच सकती है। ये इंकशाफ मुल्जिम की जानिब से किया गया और ये कहा गया है कि वो अरसा दराज से मनशियात का काम कर रहा है और इसी तरीके से ये तमाम तर मनशियात उस तक पहुंचती है। इस्लामाबाद में एक बड़ा रैकेट है जो कि इस तमाम तर मंशियात तक की सप्लाई में अपना अहम किरदार अदा करता है। बैरून मुल्क से ये तमाम तर वीट जिसे कहा जाता है वीट जो है वो इस्लामाबाद का हब माना जा रहा है और वहां से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल की जा रही है। तो पुलिस की जानिब से जब तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई तो ये एक मुल्जिम जिसकी शनाख्त साहिर अली के नाम से हुई है, इसे हिरासत में जब लिया गया तो उसने मजीद अपराध जो है वो बताया कि इनके साथ और भी मजीद मौजूद हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई कर रहे हैं। जबकि ये भी बताया कि 5 जनवरी को जो मुस्तफा आमिर था वो इससे मंशियात खरीदने आया था और उधार पर मंशियात लेकर गया था जिसके बाद वो वापस नहीं आया। जिसके ये भी तफ्तीश में ये भी इंकशाफ किया गया कि 15 जनवरी को अरमगान और शराज भी इससे मंशियात लेके गए थे। 1,33,000 रुपए की इसने मंशियात खरीदी थी और मंशियात खरीदने के बाद ये लोग चले गए थे। ये जो मुस्तफा आमिर है ये भी जो साहिर हसन है उनके घर पर आए थे और अरमगान और जो शराज से वो भी साहिर हसन के घर से मंशियात खरीद कर लेकर गए। 2016 से ये तकरीबन मंशियात फरोशी का काम कर रहे हैं और ये बताया भी है मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश के 2016 में मंशियात की जो फरोख्त है वो अरमगान भी करता था और 2016 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद मंशियात लेन देन जो है वो शुरू होता गया और दोनों जो है मंशियात लेते रहे। लेकिन 2016 के बाद जो है जो अरमगान था उसने मंशियात बेचना बंद कर दी थी जिसके बाद जो साहिर है उससे मंशियात की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी रहा। अरमगान का भी, शराज का भी और अलावा मुस्तफा आमिर भी उससे मंशियात खरीदता रहा है। तो बड़ा एक तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने हुए। जबकि 2 और नाम इसमें आए, FIR जो दर्ज हुई है उसमें बताया गया है कि साहिर हसन के साथ मजीद 2 अफराद है जो कि मंशियात का धंधा करते हैं और ये ज्यादातर पोश इलाकों में मंशियात की सप्लाई का काम किया करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर मंशियात की फरोख्त का सिलसिला जारी रहा है। सबसे ज्यादा साउथ जोन जो कि कराची का पोश इलाका है वहां पर मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ है और ये भी पता चला है कि कराची के पोश इलाकों में मंशियात घर तक पहुंच सकती है। कोई भी शख्स अपने घर तक मंशियात मंगवा सकता है। सही, आप देखते हैं कि ये जो दायरा कार बढ़ाया गया है और मजीद इंकशाफात हो रहे हैं मंशियात की लानत से और इस जुर्म से और इस रैकेट को पकड़ने में कितना SIU जो है वो अपना किरदार अदा करेगी, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और सिंध के सूबाई वजीर भी, अच्छी तरह आपको याद होगा कि उन्होंने बाकायदा मंशियात के खिलाफ एक पूरी कैंपेन भी लॉन्च की और इस जिन में काफ़ी मीटिंग्स भी की। लेकिन कमाल की बात है कि अब वो कह रहा है कि 2016 से वो मंशियात फराहम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है
कोरियर कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, यानी पूरा निज़ाम इस वक्त तक सोया हुआ था जब तक कि ये केस सामने नहीं आया। ये सवालात अपनी जगह रहेंगे। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।